वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से। ये मेरा प्रीवियस ईयर का नोट्स है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। यदि वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी मदद हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यारा कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या है? सबसे पहला आता है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस का एक जोड़ा होता है, एसेसरी डक्ट होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ये 5 चीज़ें हैं जो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस पढ़ेंगे। तो देखिए टेस्टिस में क्या है। टेस्टिस एक एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है। जो टेस्टिस है एक एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमेन का मतलब होता है कि यह एब्डोमेन में नहीं पाया जाता। ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। आप जानते होंगे स्क्रोटम एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें दोनों टेस्टिस पाया जाता है। और ये स्क्रोटम जो है टेस्टिस को 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। कम टेम्परेचर किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके बढ़िया से। क्योंकि देखिए शुक्राणु जनन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए यह जो है टेस्टिस को स्क्रोटम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए टेस्टिस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। जो टेस्टिस होता है वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है और जिसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और ये प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में परिवर्तित होते हैं। 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बटे होते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल में जब मियोसिस होता है तो स्पर्म बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल्स जो है नरिशमेंट करती है, पोषण देती है स्पर्म को पोषण देती है सर्टोली सेल्स। उसके बाद देखिए इन सभी के बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल होता है जो कि एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। और इसी इंटरस्टिशियल सेल में जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल होते हैं। तो ये सब चीज़ें होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो उसके बाद देखिए हमारा टेस्टिस यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद एसेसरी डक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए जो एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन जान लीजिए। एसेसरी डक्ट स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? स्पर्म का। तो यह इसका मेन फंक्शन होगा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यह स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए एक स्टेप वाइज पूछा जाता है हमारा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है, उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है, इसी तरह। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आता है रेटेड टेस्टिस को नेटवर्क ऑफ डक्ट एरिया भी कहते हैं रेटेड टेस्टिस को। उसके बाद आता है वासा इफ्रेंसिया को लीव टेस्टिस कहते हैं। यह टेस्टिस को वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ता है। उसके बाद एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर पार्ट होता है। उसके बाद वास डिफरेंस होता है। यह एब्डोमेन में वापस चला जाता है। जो वास डिफरेंस होता है यह एब्डोमेन में वापस चला जाता है। उसके बाद देखें एब्डोमेन में वापस चला जाता है। फिर जो ये एपिडिडाइमिस होता है यह स्पर्म का मैचुरेशन और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। एपिडिडाइमिस स्पर्म के मैचुरेशन और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। और देखिए आगे उसके बाद ये जो है
क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स डक्ट, उसके बाद वास डिफरेंस, ये बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आप जानते हैं ये किससे बनते हैं, सेमाइनल वेसिकल डक्ट से, और वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं। उसके बाद जो वास डिफरेंस होता है, आप देखिए जो वास डिफरेंस होता है यह एब्डोमेन में वापस चला जाता है। एब्डोमेन में वापस जाने के बाद यूरेथ्रा होता है जो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा ओरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। उसके बाद यह यूरेथ्रल मीटस जो आउटर ओपनिंग होता है जिससे अब बाहर की तरफ लीड करता है। उसके बाद देखिए क्या दिए गए हैं, यूरोजेनाइटल अपार्चर, यह यूरिन और स्पर्म का कॉमन पाथवे होता है। यूरोजेनाइटल अपार्चर यूरिन और स्पर्म का कॉमन पाथवे होता है, यूरोजेनाइटल अपार्चर। उसके बाद आता है हमारा पेनिस। पेनिस देखिए क्या है, पेनिस कैपिलरी कॉप्युलेटरी जो ऑर्गन होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब कि जैसे क्या कहते हैं, निषेचन इसी के माध्यम से होता है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब ये जो कॉप्युलेशन होता है इसी के माध्यम से होता है। और यह जो पेनिस है यह पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का है, और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। तो देखिए सब चीज़ें आपको स्टेप वाइज मिल रही हैं, स्टेप वाइज हर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। पहले देखिए पेनिस होता है, ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, ये पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ऑर्गन होता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू उसे कहते हैं जो कि उत्तेजक होता है। इसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। जब इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड की मात्रा भर जाती है तो यह जो है क्या कहते हैं, टाइट हो जाता है, आप समझ लीजिए इरिटेट हो जाता है। उसके बाद इसका जो इंड होता है उसको इनलार्ज इंड कहते हैं, जो कि ग्लैंड पेनिस होता है। और यह फोर स्किन से ढका होता है। फोर स्किन कैसा होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन को फोर स्किन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एसेसरी ग्लैंड बेसिकली 3 पार्ट होते हैं एसेसरी ग्लैंड के, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है, ये देखिए सेमाइनल वेसिकल्स जो है ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो जिस चीज़ का सिक्रीशन करता है वो मिल्की होता है, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। उसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल्स जो है पेयर्ड में होता है, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड में होता है। उसके बाद देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर्ड होता है। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स एल्कलाइन सिक्रीशन करता है इसका, क्योंकि मेजर पार्ट जो है इस एल्कलाइन का सिक्रीशन करता है। और इसमें जो सेमाइनल वेसिकल्स है इसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है जो कि एनर्जी देता है स्पर्म को। फ्रैक्टोज शुगर पाया जाता है जो एनर्जी देता है स्पर्म को, किस लिए, क्लॉटिंग प्रोटीन, और किस लिए, ताकि स्पर्म जो है वो किस लिए एनर्जी मिलती है स्पर्म को, ताकि जब इजैकुलेशन हो तो वह एनर्जी के माध्यम से जाकर ओवम से मिल सके और निषेचन हो सके। और जो ये सेमाइनल वेसिकल्स है यह जो है क्लॉटिंग प्रोटीन होता है वो उसको भी रिलीज करता है। और आगे देखिए आगे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया सिंगल होता है, ये एसिडिक सिक्रीशन इसका होता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और आप जान लीजिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है Ca+2 रिलीज करता है। Ca+2 क्या होता है, यह स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिस रिलीज करता है जो कि ब्रेक करता है। इसमें देखिए क्लॉटिंग प्रोटीन रिलीज होता है, इसमें ब्रेक करने के लिए, क्लॉटिंग प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोफाइब्रिनोजन पाया जाता है। और बल्बो यूरेथ्रल देखिए ये पेयर्ड होता है, ये विस्कस म्यूकस के लाइक इसकी जो रिलीजिंग होती है विस्कस म्यूकस लाइक होता है, ये जो ल्यूब्रिकेशन क्वाइटस के दौरान ल्यूब्रिकेट बनाता है, शिश्न को क्वाइटस के दौरान ल्यूब्रिकेट बनाता है। आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, मैंने सब कुछ कवर करके अपना ये नोट्स बनाया है। आप लोगों को अपने नोट्स का PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चैनल के साथ पूरा जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हम देखेंगे,
सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सब जो है पेल्विस रीजन में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद इसमें जो है एक पेयर होता है ओवरीज का, एक पेयर होता है ओविडक्ट का, यूटेरस का, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। उसके बाद देखिए फीमेल में आप जानते होंगे पाया जाता है मेमरी ग्लैंड, एक पेयर होता है मेमरी ग्लैंड का। मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करता है किस चीज़ में? ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ और चाइल्ड केयर में, क्योंकि इसी के माध्यम से दुग्ध का सिक्रीशन होगा, दुग्ध का स्रावण होगा। प्रसव के समय माता के द्वारा जब बच्चे का प्रसव होता है तो यह कुछ हार्मोन रिलीज करता है, तो मेमोरी ग्लैंड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ओवरी, मेन पार्ट जो है फीमेल में ओवरी, जिसे अंड कहते हैं, इसी से स्पर्म आकर कांटेक्ट करता है। ओवरी देखिए ओवरी, तो देखिए ओवरी क्या है? ओवरी जो है ये आइथर साइड ऑफ एब्डोमेन होता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट, थिन होता है, एपिथेलियम कवरिंग होती है, और ये किसके अंदर होता है? ये ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, उसी के अंदर होता है। उसके बाद देखिए जो एपिथेलियम कवरिंग होता है, एपिथेलियम कवरिंग के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। उसके बाद देखिए आप ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं, देखिए ओवेरियन स्ट्रोमा जो है, ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है फॉलिकल्स के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे स्ट्रोमल सेल्स होता है, स्ट्रोमल सेल्स। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो फॉलिकल्स के द्वारा सराउंडेड होता है, और फॉलिकल्स से स्ट्रोमल सेल्स रिलीज होता है, स्ट्रोमल सेल्स से बना होता है जो फॉलिकल्स होते हैं। उसके बाद इनर जो मेडुला है, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जिसमें निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। और यह फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आने के चांस हैं। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ भी पूछ लेगा। फैलोपियन ट्यूब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर ही निषेचन होता है। जो इनफंडिबुलम है ये फनल शेप होता है, और इसमें फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिमरी लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो हेल्प करते हैं ओवम के कलेक्शन में यह हेल्प करते हैं। और एम्पुला जो है वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। जो एम्पुला होता है फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इस्थमस जो है नैरो होता है, ये ज्वाइंट होता है यूट्रस से। इस्थमस ज्वाइंट होता है यूट्रस से, नैरो मतलब सकरा होता है ये। उसके बाद देखिए आगे यूट्रस के देखिए मेनली 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस सिंगल होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, नाशपाती के, इन्वर्टेड मतलब उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। उसके बाद देखिए यूट्रस मेनली यूटेराइन फंडस, यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स। यूटेराइन बॉडी सराउंडेड होता है यूटेराइन कैविटी से, और जो सर्विक्स होता है ये लोअर नैरो पार्ट होता है, सर्विक्स लोअर नैरो पार्ट होता है। उसके बाद देखिए यूटेरस में लेयर भी पाए जाते हैं कुछ। यूटेरस के लेयर्स को कहते क्या हैं? यूटेरस में देखिए जो लेयर पाया जाता है, पहला होता है पेरीमेट्रियम, आप सुने होंगे मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूटेरस में 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है आउटर थिन लेयर, ये पतला होता है, आउटर थिन लेयर ये पतला होता है पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो मायोमेट्रियम होता है ये थिक मिडिल लेयर, स्मूथ मसल्स, ये थिक मतलब मोटा होता है, ये मोटा होता है। उसके बाद स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे बिगोरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये सिकुड़ता बटुरता है। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है इनर ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर लेयर होता है,
एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर लेयर होता है, जो कि साइकिकल चेंजिंग के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है महिलाओं में तो वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। आप जानते होंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के कुछ पार्ट्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमारा आता है, क्या है, मोन्स प्यूबिस आता है। उसके बाद लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, आप देखिए। तो इसमें क्या क्या है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं प्यूबिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर को प्यूबिक हेयर कहते हैं। उसके बाद देखिए और ये जो थिक होता है मांसल संरचना होती है उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो नीचे की तरफ होता है इसको एनस कहते हैं, गुदा द्वार। उसके बाद जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो वेजाइना की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन को लेबिया माइनोरा कहते हैं। उसके बाद एक इसमें देखिए मेल की तरफ पेनिस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो फीमेल में होता है, फीमेल में वेजाइनल, उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, उसके बाद ये यूरेनल ओपनिंग अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए ये इसमें जो ऊपर की तरफ छिद्र होता है उसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। उसके बाद जो नीचे की तरफ होता है उसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो देखिए मॉन्स प्यूबिस के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप देखिए मॉन्स प्यूबिस जो है ये कज़न ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये देखिए जो मॉन्स प्यूबिस है इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है स्किन से, उसके बाद प्यूबिक हेयर इसमें होते हैं। ये सब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को प्यूबिक हेयर कहते हैं। उसके बाद जो लेबियम मेजोरा है ये फ्लेशी फोल्ड टिश्यू होता है। ये जो लेबियम मेजोरा आउटर में जो परत है इसी को लेबियम मेजोरा कहते हैं, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा सराउंडेड होता है। और लेबिया माइनोरा ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है अंडर द लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। उसके बाद देखिए क्लाइटोरिस मैंने बताया ना, ये मेल में पाए जाने वाले पेनिस की तरह होता है। क्लाइटोरिस जो है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं, ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज ऑफ द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबियम माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये वेजाइनल हो गया, उसके बाद ये यूरेनरल पोर हो गया, उसके बाद इसी के ऊपर होता है ये क्लाइटोरिस इसी के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए इसमें इन सभी में पाया जाता है हाइमेन क्या है, हाइमेन पाया जाता है। हाइमेन जो है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, जो हाइमन होता है मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। उसके बाद देखिए मेमरी ग्लैंड, अब आ गया हमारा मेमरी ग्लैंड क्या है, आप लोग जानते होंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में पहले से ही। ये फंक्शनल मेमरी ग्लैंड जो है इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मेमरी ग्लैंड होता है, ये सभी फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। समझ लीजिए सभी फीमेल में मेमरी ग्लैंड पाई ही जाएंगी। उसके बाद जो मेमरी ग्लैंड है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मेमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इट कंटेन्स, यह क्या कंटेन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और फैट को भी ये कंटेन करता है। उसके बाद देखिए जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, देखिए आप ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मेमरी लोब्स, ये मेमरी लोब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जिसमें प्रत्येक में 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं,
और मेमरी लोब्स के अंदर मेमरी एल्वुलाई पाई जाती है, मेमरी एल्वुलाई पाई जाती है जो कि सीक्रेट करती है मिल्क को। मिल्क का सिक्रेशन मेमरी एल्वुलाई के द्वारा होता है। उसके बाद मेमरी एल्वुलाई में मेमरी ट्यूब्यूल होते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल में मिल्क होता है और मेमरी ट्यूब्यूल्स से मेमरी डक्ट निकलते हैं और मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला। उसके बाद देखिए मेमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल, जो आउटर होता है निप्पल होता है। और लैक्टिफेरस जो साइन होते हैं, लैक्टिफेरस साइन के अंदर कुछ मात्रा में मिल्क स्टोर होता है, लैक्टिफेरस के अंदर कुछ मात्रा में मिल्क स्टोर होता है। आप समझ लीजिए लैक्टिफेरस के अंदर कुछ मात्रा में मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद देखिए जो निपल होता है ये आउटर होता है, आउटर ये कुछ अभी आपको बताएंगे इसके बारे में आगे पूरा। उसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक है अगला, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये 2n होता है, 2n होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है जो कि यन होता है, यन होता है, ये सिंगल हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया मैंने बताया ये 2n स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोगोनिया होता है। इसमें जब माइटोसिस होता है तो फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये भी 2n स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है जो कि n स्ट्रक्चर होता है। फिर सेकेंड मायोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड्स बनता है जो n होता है। स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और होगा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा। उसके बाद ये स्पर्मेटोजोवा n में परिवर्तित हो जाएगा, स्पर्मेटोजोवा रिलीज होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से। इस घटना को स्पर्मेशन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। उसके बाद देखिए ये सब स्ट्रक्चर दिया गया है इन सभी का। और आगे देखिए स्पर्म, स्पर्म के बारे में मेन पढ़ लीजिए। स्पर्म, स्पर्म जो है इसमें कितने पार्ट होते हैं। स्पर्म में हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा और टेल होगा। स्पर्म का जो हेड होगा वो देखिए न्यूक्लियस से बना होगा और एक्रोसोम, न्यूक्लियस और एक्रोसोम से बना होगा। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जो न्यूक्लियर हेड होता है स्पर्म का हेड होता है, हेड में एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद नेक में सेंट्रियल पाया जाता है, सेंट्रियल जो है डिवीजन में मदद करता है। उसके बाद मिडिल पीस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। ये देखिए लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है एनर्जी स्पर्म को। उसके बाद देखिए एक मिनट, देखिए फिर टेल आता है, स्पर्म का टेल। स्पर्म का टेल जो है मोटिलिटी देता है, मोटिलिटी मतलब गति देने में मदद करता है स्पर्म को। देखिए नोट में कुछ लिखा गया है पॉइंट, जो नोट में लिखा जाए उसे विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सीमन जो होता है, सीमन स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा के मिलने से सीमन बनता है। केवल स्पर्म को आप सीमन नहीं कह सकते, केवल स्पर्म को आप सीमन नहीं कह सकते, या केवल सेमाइनल प्लाज्मा को भी आप सीमन नहीं कह सकते हैं। अगर स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाएंगे तो आप सीमन कह सकते हैं इन सभी को। उसके बाद देखिए जो ये क्या कहते हैं स्पर्म होता है, स्पर्म में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है एक बार में। और 60% जो होता है स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो इजैकुलेट होता है एक बार में, इसमें 60% नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं जबकि 40% बिगोरस मोटेलिटी के होते हैं। उसके बाद देखिए अब आगे आता है ओजिनेसिस, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन में क्या देखना है हम लोगों को, अंडाणु जनन जो है स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, प्यूबर्टी के दौरान नहीं होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ओगोनिया होगा जो कि 2n स्ट्रक्चर होगा, जब इसमें माइटोसिस होगा और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा जो कि 2n है। फिर फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, जैसे सेकेंडरी oocyte बनेंगे, n हो जाएगा। उसके बाद ओवम जो होगा ये भी n हो जाएगा। ये दिया गया है स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे है फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए एट प्यूबर्टी
60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में बच जाते हैं। उसके बाद देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ये सब स्ट्रक्चर हैं, देखिए जैसे ये सर्टोली सेल्स होती हैं बाहर की तरफ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद प्राइमरी oocyte टूयन स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद फॉलिकुलर ये सेल होता है जो पॉइंटेड सेल है, और ये कोलाजन फाइबर्स होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए प्यूबर्टी के दौरान, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान का स्ट्रक्चर है, जबकि ये प्यूबर्टी के दौरान का स्ट्रक्चर यही चेंज होता है जब। तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, थीका लेयर बन जाएगी, प्राइमरी oocyte टूयन स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएंगी। ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, देख लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली जो है 28 से 29 दिन का होता है, विशेषता 28 दिन कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट बिगेंस एट प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है। देखिए इसमें दो शब्द आते हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, एक है मिनार्की, एक है मीनोपोज। मेनार्ची जो है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब प्रथम प्रसव होता है, प्रसव नहीं प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसी को मेनार्ची कहते हैं। और मेनोपोज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 50 से 55 की ईयर में, ये आप समझ लीजिए 45 से 55 के ईयर विशेषता मान लीजिए, इसी के दौरान मेनोपोज होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है इस कंडीशन में। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ फेजेस हैं, वो फेजेस क्या हैं देखिए। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन का होता है। आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन का होता है, इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि रक्त का स्रावण होता है, ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। देखिए ब्लीडिंग फेज कहते हैं, 1 से 5 दिन का होता है। ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम का और इसके ब्लड वेसल्स का। इसको ब्लीडिंग को मेंसेस कहते हैं, जब ब्लीडिंग होता है उसको मेंसेस कहते हैं। उसके बाद मेंसेस का मतलब होता है नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी तो ब्लीडिंग होगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ब्लीडिंग क्यों होगी। उसके बाद देखिए जो ये मेंसेस है, इसका अब्सेंस ये कब हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी हो गई हो तब अब्सेंस होगा, या पुअर हेल्थ हो तब अब्सेंस होगा। ये सब देखिए सब चीज़ें एकदम टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिए। अब उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो होता है, ये देखिए जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ये 1 से 5 दिन का होता है। उसके बाद 6 से 13 दिन का जो फेज होता है, इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें देखिए FSH एक हार्मोन होता है और LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं फॉलिकल्स का। उसके बाद जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, जिससे एंडोमेट्रियम पॉलिफरेट करती है। देखिए ग्रोइंग फॉलिकल जो है, ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, जिससे एंडोमेट्रियम पॉलिफरेट करती है। उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मुख्यतः जो है ये जो है समझ लीजिए 14वें दिन का होता है, जिसको अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। ये 14वें दिन पे होता है, 14वें दिन पे होता है, 14वें दिन पे होता है, जिसको अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। ये देखिए एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से जो है अंडोत्सर्ग होता है। इसमें FSH व LH का स्तर भी बढ़ता है। LH के बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन होता है, ये 14वें दिन होता है। उसके बाद लास्ट फेज जो आता है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद रिमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है, किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। रिमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम में क्या क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। यह 15 से 28 दिन का होता है। जो ल्यूटियल फेज होता है, यह 15 से 28 दिन का होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन
तो फर्टिलाइजेशन जो है ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, इसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। क्वाइटस के दौरान जो सीमन होगा वो रिलीज होगा वेजाइना में, सीमन जो है रिलीज होगा वेजाइना में, इसी को कहते हैं क्वाइटस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. कहा जा रहा है कि दोनों सेम समय पर ही मिलने चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म है वो कुछ दिनों का करीब 24 से 48 घंटों का वेट करता है ओवम के लिए, और ओवम भी जो है 48 से करीब 72 घंटे का वेट करती है स्पर्म के आने का। देखिए उसके बाद क्या है, आफ्टर वन स्पर्म पेनेट्रेट सेकेंडरी ओसाइट, जब एक स्पर्म जो है सेकेंडरी ओसाइट को पेनेट्रेट करता है तो जो एक जोना पेलुसिडल लेयर होती है, जोना पेलुसिडल लेयर होती है, ये हार्ड हो जाती है। हार्ड क्यों हो जाती है? ताकि और स्पर्म जो है उसे पेनिट्रेट ना कर सकें। हार्ड हो जाती है जिससे ये प्रिवेंट करती है क्या, पॉलीस्पर्मी, एक से ज़्यादा स्पर्म ना जो है क्या कर सके, पेनेट्रेट कर सके, एक से ज़्यादा स्पर्म पेनेट्रेट ना कर सकें, इसीलिए हार्ड हो जाती है, जिसको प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए ये है हमारा सर्विक्स कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। सर्विक्स कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए गए, जैसे ओवम का ये स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट है। जब ओवम से आकर शुक्राणु मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, फिर 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, उसके बाद मोरुला बनेगा। मोरुला जो है 8 से 16 सेल स्टेज होती है। उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट में देखिए ये इनर सेल मास होता है, ब्लास्टोसिस्ट में ये इनर सेल मास होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये ब्लास्टोसील होता है, ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखिए आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मेन होता है, प्लेसेंटा भ्रूण के लिए मेन होता है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इट्स आल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स, प्लेसेंटा भी समझ लीजिए कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। इट्स प्रोवाइड O2, यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एंड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, यह एम्ब्रियो को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट पोषण देता है। उसके बाद इट रिमूव्स, यह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको भी ये क्या करती है, रिमूव करती है। प्लेसेंटा समझ लीजिए बहुत काम करती है। ये जो हार्मोन को रिलीज करती है उसमें कौन कौन से हार्मोन है, HCG जिसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, उसके बाद रिलैक्सिन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो समझ लीजिए देखिए कितने हार्मोन रिलीज करती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखिए पहले नंबर पर है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये देखिए कार्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करता है, बचाता है। HCG कार्पस ल्यूटियम को बचाता है। अगर कार्पस ल्यूटियम को बचा लिया तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है एस्ट्रोजन को सप्लाई करती रहेगी कंटिन्यूअस, जिससे प्रेगनेंसी बनी रहेगी। उसके बाद देखिए HPL है, HPL का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन है जो कि बिल्ड करता है एंडोमेट्रियम को, अंतःभित्ति को बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन ये देखिए मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। थायरॉक्सिन जो है यह मदर की BMR बॉडी, ये BMR जो है BMR को बढ़ाता है। जो थायरॉक्सिन है यह मदर की BMR को बढ़ाता है। आप BMR का फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद आता है रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम को सिक्रेट करता है। रिलैक्सिन जो है कार्पस ल्यूटियम को सिक्रेट करता है। पहले रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम को सिक्रेट करता है, उसके बाद प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन का स्रावण होता है। ये डाइल्यूट सर्विक्स होता है जो रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस के दौरान रिलीज होता है। उसके बाद देखिए HPL सब के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया है। HPL मेंटेन करता है मेमरी ग्लैंड का
फॉर लैक्टेशन के लिए मेमरी ग्लैंड को मेंटेन करता है और सभी प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। ये सभी प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। उसके बाद आता है कार्टिसोल ये फीटस के लंग्स का डेवलपमेंट करता है। फीटस में जो शिशु में जो लंग्स बनता है वो कार्टिसोल के द्वारा जो है डेवलपमेंट होता है उसका। उसके बाद होता है पार्चुरेशन। देखिए पार्चुरेशन में क्या है। पार्चुरेशन इट्स अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन है, प्रसव है, ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। डिलीवरी ऑफ अ बेबी, एक बेबी के डिलीवरी का। देखिए फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा एक इंडिकेट जाता है, एक मैसेज जाता है जिससे फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है प्रसव, ये फीटस के द्वारा इंडिकेशन जाता है तब प्रसव होता है। मैटरनल प्यूबर्टी को स्टिमुलेट करते हैं जिससे ऑक्सीटोसिन का स्रावण होगा। ऑक्सीटोसिन की मदद से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो बिगोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको मायोमेट्रियम जो है लीड करेगी एक्सप्लोजन ऑफ बेबी का। तो मायोमेट्रियम के द्वारा बेबी जो है नीचे आता रहेगा। तो इसी तरह जो है पार्चुरेशन होता है। उसके बाद लैक्टेशन देखिए आप, लैक्टेशन मतलब होता है जब प्रसव हो जाएगा, दूध का जो बच्चे को फीडिंग किया जाएगा उसी को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन मेमरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन होता है जिससे मिल्क का सिक्रीशन हो सके। देखिए सबसे पहला क्या है, सकिंग बाय इन्फेंट। जैसे बच्चा है, बेबी है, जब वो सक करता है, मान लीजिए वो निप्पल को सक कर रहा है, मेमरी ग्लैंड के निप्पल को सक कर रहा है बेबी, तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। क्या होगा? नर्व इम्पल्स जनरेट होगा हाइपोथैलेमस के पास। वो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होगा वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। PRH जो हाइपोथैलेमस है वो PRH को बढ़ाता है। PRH का मतलब क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाता है जिससे PIH घटेगी, प्रोलैक्टिन इनहिबिन हार्मोन जो है घटेगा। इसकी मदद से प्रोलैक्टिन एंटीरियर प्यूबर्टी से देखिए प्रोलैक्टिन मिल्क रिलीज करता है। ये देखिए अब पूरा दिख रहा है। PRH को बढ़ाता है हाइपोथैलेमस, फिर PIH घटेगी और PIH के कारण जो है प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का स्रावण होगा जो कि मिल्क प्रोडक्शन में मदद करेगा। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है, ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोलैक्टिन, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन का स्रावण होगा। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा और ये मिल्क एजैकुलेशन में मदद करेगा। मिल्क एजैकुलेशन जो है ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है जबकि मिल्क प्रोडक्शन जो है प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये दोनों मेन है, नोट कर लीजिएगा आप ये चीज़ें। देखिए प्रोलैक्टिन के द्वारा मिल्क का सिक्रीशन होगा जबकि ऑक्सीटोसिन के द्वारा मिल्क का एजैकुलेशन होगा। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्टिमुलेट होगा जबकि प्रोलैक्टिन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्टिमुलेट होगा। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, 1 मिनट। तो हमारा देखिए यहाँ पर समाप्त होता है, बायो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब MCQ के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल में देखिए। इसके बाद आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक चाहते हैं, जैसे केमिस्ट्री का आप मैं कराऊं कि फिजिक्स का कराऊं कि बायो का कराऊं, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, GK का कराऊं कि इंग्लिश का कराऊं। कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें ज़रूर बताइए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए टाइम कितना हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। टाइम देखिए, टाइम 10:35 हो रहा है PM, रात के समय का टाइम है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देखिए, आपको सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। आप लोगों से हो सके तो ये वीडियो को अपने
व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, जिससे कि और अधिक लोगों के पास पहुँचे और अधिक लोग देखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जो है नाइस लिखिए, कमेंट में आप लोग नाइस लिखिए। उसके बाद कैसा आपका रिस्पांस है वो कमेंट में ज़रूर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।